हेलो, गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने आइडोफान के प्रिपरेशंस के बारे में स्टडी किया था कि आइडोफान कैसे बनते हैं और देखा था उसमें आइडोफान बनाने का तरीका और आइडोफान बनाया भी था। इस वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइडोफान, आइडोफान की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की। आइडोफान की तीन फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। ये क्रिस्टलीन येलो फॉर्म में पाया जाता है, सॉलिड होता है, येलो फॉर्म क्रिस्टलीन सॉलिड होता है। इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो 392 केल्विन होती है और इसके अंदर एक अनप्लीजेंट ऑर्डर होता है। अनप्लीजेंट मतलब जो हमें एक्सेप्टेबल नहीं है, ऐसा ऑर्डर, ऐसा गन जो हमें एक्सेप्टेबल ना हो, इस तरीके से अनप्लीजेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर होता है। और तीसरा पॉइंट, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन एथिल अल्कोहल एंड ईथर। ओके, तो आज हम लोग स्टडी करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्लियर? फिजिकल प्रॉपर्टीज में वो कौन कौन से पॉइंट है इसको देखने की कोशिश करिए, जानने की कोशिश करिए। पहला, इट इज येलो crystalline solid having melting point 392 केल्विन। ओके, एक लाइन में मैंने इसको कर दिया। इट इज येलो क्रिस्टलीन सॉलिड हैविंग मेल्टिंग पॉइंट 392 केल्विन। ये येलो कलर का क्रिस्टलीन सॉलिड होता है जिसकी मेल्टिंग पॉइंट 392 केल्विन होता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट, इट हैज अ कैरेक्टरिस्टिक्स, इट हैज अ कैरेक्टरिस्टिक्स अनप्लीजेंट ऑर्डर। ओके, ऑर्डर नहीं ऑर्डर। क्लियर? नेक्स्ट इज और लास्ट इज, इट इज insoluble in water but soluble in ethyl alcohol and ether। ओके, ये तीन पॉइंट है। आई होप आप लोगों को याद भी हो जाएगा। तीन पॉइंट काफी इजी पॉइंट है, देख करके लर्न करने की इसको कोशिश करिएगा। ठीक है, आई होप ये चीज हो जाएगा। ठीक, तीन पॉइंट नोट कर लीजिए इसमें। नेक्स्ट, जब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं उसके बाद हम पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जब स्टडी करते हैं तो ये जानने की कोशिश करते हैं क्या इसकी सिमिलरिटीज क्लोरोफॉर्म के साथ में है। डेफिनेटली इसकी सिमिलरिटीज क्लोरोफॉर्म के साथ में, जैसा क्लोरोफॉर्म रिएक्शन देता है वैसा ही रिएक्शन ये देता है, लेकिन सिर्फ एक जगह पे रिएक्शन आइडोफॉर्म देता है जो क्लोरोफॉर्म नहीं देता। वो सिल्वर नाइट्रेट के साथ में रिएक्शन देता है और येलो कलर का सिल्वर आयोडाइड का प्रेसिपिटेट बनाता है जो क्लोरोफॉर्म सिल्वर नाइट्रेट के साथ में रिएक्शन नहीं देता लेकिन क्लोरोफॉर्म देता है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा जो मैं बोल रहा हूं इसको देख करके। बाकी सारी चीज ऐसे लिखिए। दूसरी कंडीशंस में जब हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया, इसको नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, और इसको देखने की कोशिश करेंगे कि केमिकल प्रॉपर्टीज की कैसे है, किस तरीके से। आइए, केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, प्रॉपर्टीज, इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, सबसे पहले इसमें छोटा सा एक पॉइंट लिख लेते हैं हम लोग, स्टेबिलिटी लिख लेते हैं। स्टेबिलिटी, ओके, इट इज लेस स्टेबल देन क्लोरोफॉर्म। इसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो क्लोरोफॉर्म से भी कम होती है, इसीलिए ऑन हीटिंग आइडोफॉर्म डिकम्पोज टू गिव आयोडीन। आइडोफॉर्म को जैसे ही हम हीट करते हैं वो डिकम्पोज होकर के, टूट करके आपका आयोडीन का फॉर्मेशन कर सकता है, आयोडीन वेपर्स का फॉर्मेशन करता है। प्रेजेंस ऑफ एयर हो सकता है, प्रेजेंस ऑफ हीट हो सकता है, प्रेजेंस ऑफ प्रेशर भी हो सकता है। ओके, या मॉइस्चर के प्रेजेंस में भी ये डिकम्पोज हो करके
आयोडीन का फॉर्मेशन कर सकता है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, कम होती है। आयोडोफॉर्म बनाने की वजह से ये एक एंटीसेप्टिक का भी काम करता है। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ आयोडोफॉर्म ऑन हीटिंग इट इज एक्ट एज एन एंटीसेप्टिक, एक एंटीसेप्टिक की तरीके से ये वर्क करता है। ये हो गया स्टेबिलिटी। जब स्टेबिलिटी पढ़ लेते तो उसके बाद पढ़ते रिडक्शंस के बारे में डिस्कशंस करते। रिडक्शंस रिड्यूस होकर के ये क्या बनाएगा, रिडक्शंस के बारे में जब डिस्कशंस करते हैं और रिडक्शंस with phosphorus and hydrogen iodide it reduce to methylene diiodide, इसमें लाइब्रेट हो जाता है, मेथिलीन डाइआयोडाइड बनाने का काम करता है। ओके, रिड्यूस होकर के। तो इसमें सबसे नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे रिडक्शन। ओके, स्टेबिलिटी कंपेयर कर दिया, इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट रिडक्शंस आता है। और रिडक्शंस के बारे में समझते हैं। जब रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में और हाइड्रोजन आयोडाइड की प्रेजेंस में इसको रिड्यूस करते हैं, किसी भी आयोडोफॉर्म CH3 इसको रिड्यूस करते हैं, ये डाइआयोडोमेथेन का फॉर्मेशन करता है, या मेथिलीन डाइआयोडाइड के नाम से जानते हैं। क्या बनेगा मेथिलीन डाइआयोडाइड, CH2I2 मेथिलीन डाइआयोडाइड, या तो डाइआयोडोमेथेन और प्लस हाइड्रोजन और यहां से आयोडीन HI का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर, जितने भी आपको हाइड्रोजन की जरूरत है उसको बैलेंस कर लीजिए, यहाँ पे 2 लिख दीजिए, रिएक्शंस बैलेंस हो जाएगा। ये आपका डाइआयोडोमेथेन, ओके, डाइआयोडोमेथेन का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक, तो ये इसका देख रहे रिडक्शंस हो गया। रिडक्शंस का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन का ऐड होना, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ में हमें रेड फास्फोरस लेना होगा, तब जा करके हाइड्रोजन जो ये नेसेट हाइड्रोजन देगा उसके साथ में ये रिएक्ट करके आपका क्या बनाएगा, डाइआयोडो, और फिर मेथेन का फॉर्मेशन करेगा और हाइड्रोजन आयोडाइड एक मॉलिक्यूल फिर से बाहर हो जाएगा। क्लियर, आयोडीन आपका यहाँ से आएगा और यहाँ से आपके पास, यहाँ से आयोडीन और यहाँ से हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आयोडाइड आपका एलिमिनेट हो गया। क्लियर, समझ में आ रहा है। ओके, जब रिडक्शंस पढ़ लेते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है हाइड्रोलिसिस। जैसे आपने क्लोरोफॉर्म की केस में पढ़ा था, क्लोरोफॉर्म के केस में जब आपने हाइड्रोलिसिस की बारे में डिस्कशंस किया था तो आपने लिखा था व्हेन क्लोरोफॉर्म हाइड्रोलाइज विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड फाइनली इट फॉर्म पोटेशियम फॉर्मेट। यहाँ पे भी वही पोटेशियम फॉर्मेट ही बनाएगा, सेम प्रोसेस जैसे आपने आयोडोफॉर्म के केस में किया, तो सॉरी क्लोरोफॉर्म के केस में किया था। ओके, तो आइए देखते हैं इसमें क्या होता है। यही स्टेटमेंट फिर से आप लिख सकते हैं, इरेज करते हैं इसको, हमें स्पेस चाहिए इसी वजह से। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अब लिखते हैं हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस। ओके, आयोडोफॉर्म when hydrolyzed with alcoholic potassium hydroxide or sodium hydroxide, mainly potassium hydroxide, okay, hydrolyzed undergoes to give formic acid and finally it give potassium formate। okay, जैसा आपके क्लोरोफॉर्म में बनता था सेम, आप देखते जाइए रिएक्शंस को समझ में आएगा। हमें पता है कि जो हमारे पास आयोडोफॉर्म है उसका फार्मूला हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, I और फिर I, ठीक है, CH3 लिख सकते हैं। ओके, इसका ट्रीटमेंट हमें किसके साथ में कर देना है, KOH, इस तरीके से लिख देते हैं। और इस तरीके से यहाँ से हम पोटेशियम आयोडाइड को एलिमिनेट करते हैं। देखिए ये रिएक्शन इस तरह से दिया नहीं होगा, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए, ये आपका एल्कोहलिक होना चाहिए, इसीलिए मैंने यहाँ पे Al एल्कोहलिक हमने लिख लिया यहाँ पे। ओके, ठीक, अब सभी आयोडीन को हाइड्रोक्सी ग्रुप से सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा इस तरीके से, जो अनस्टेबल प्रोडक्ट होगा, ये आपका अनस्टेबल है, अनस्टेबल प्रोडक्ट होगा, और एट वंस ये हीट पा करके तुरंत ही इस तरीके से एक वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट कर देगा। वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट करेगा तो HCOOH का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर, यहाँ पे जो आपके पास 3KCl आपके पास बाहर हो जाएगा, 3KCl बाई प्रोडक्ट के तौर पे। फिर से इसका रिएक्शंस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के नेक्स्ट मॉलिक्यूल के साथ में होगा, तो ये पोटेशियम यहाँ से हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देगा, HCOOK का फॉर्मेशन करेगा, पोटेशियम फॉर्मेट। ओके,
बाई प्रोडक्ट जो आपके पास निकलेगा वो OH और यहाँ से H2O, जैसा आपने क्लोरोफॉर्म में देखा। तो बहुत सिंपल है क्लोरोफॉर्म, अगर आपने अच्छे से स्टडी किया तो डेफिनेटली हाइड्रोफॉर्म के बारे में भी जान सकते हैं। क्लोरोफॉर्म या हाइड्रोफॉर्म में से कुछ भी पूछे तो आप बता सकते हो। ओके, बहुत डिफरेंट तरीके से याद करने की हमें जरूरत नहीं। इस तरीके से हमने देखा कि हमने क्या बनाया, ये पोटेशियम फॉर्मेट। क्लियर? ओके, जब पोटेशियम फॉर्मेट बना लेते हैं इस तरह से हाइड्रोलिसिस हमारा फिनिश। उसके बाद हम यहाँ पे पढ़ते हैं कार्बिल-एमीन टेस्ट। ये जो देता है कार्बिल-एमीन रिएक्शंस देता है। कार्बिल-एमीन रिएक्शंस में आपने देखा था हाइड्रोलिसिस खत्म, कार्बिल-एमीन रिएक्शंस। कार्बिल-एमीन रिएक्शंस में क्या होता था? कार्बिल-एमीन reaction. Why this reaction known as कार्बिल-एमीन reaction? This reaction is known as कार्बिल-एमीन reaction because in this reactions कार्बिल-एमीन in formed. Okay, that means isocyanide are formed. इस रिएक्शन में आपके आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है जब हम किसी भी प्राइमरी एमीन के साथ में, चाहे वो एरोमेटिक हो चाहे एलिफेटिक हो, उसका रिएक्शन हम किससे करते हैं? अल्कोहलिक कास्टिक पोटास से कर देते हैं। अल्कोहलिक कास्टिक पोटास आपका क्या होता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और ये करस्पॉन्डिंग आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन करता है, चाहे वो एरोमेटिक हो चाहे वो एलिफेटिक हो। ओके, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? आइसोसाइनाइड जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कार्बिल-एमीन के नाम से जानते हैं। इसीलिए इस रिएक्शंस को बोलते हैं कार्बिल-एमीन रिएक्शंस। ठीक है, इसमें रिएक्शंस किसी भी प्राइमरी एमीन का रिएक्शन हमें वहां क्लोरोफॉर्म में देते हैं, यहाँ पे लेंगे आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म के साथ साथ में अल्कोहलिक कास्टिक पोटास मींस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेंगे। ट्रीटमेंट करने के बाद आपके पास क्या बनेगा? कार्बिल-एमीन बनेगा, या जिसे हम आइसोसाइनाइड बोलते हैं, इसलिए इसका नाम। आइए रिएक्शंस को, प्राइमरी में एक स्केलेटन बनाते हैं NH2, प्राइमरी एमीन हो गया। इसका रिएक्शन हमें CHI3 और प्लस KOH कास्टिक पोटाश अल्कोहलिक। क्लियर? इसके साथ में जैसे ही आपका रिएक्शन होगा क्या बनेगा? यहाँ पे RNC, यही आपका क्या है? कार्बिल-एमीन। सॉरी, कार्बिल-एमीन वाला इसे क्या बोलते हैं? आइसोसाइनाइड, इस नाम से भी जानते हैं। ओके, प्लस बाई प्रोडक्ट के, और यहाँ से आयोडीन पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ से OH और यहाँ से H आपका, और ये H आपका क्या बनाएगा? H2O का फॉर्मेशन कर देगा, H2O। 3 यहाँ पे है आयोडीन, 3 से मल्टीपल कर दीजिए, तो इसको भी 3 से मल्टीपल, 3 ऑक्सीजन है तो इसको भी आपको 3 से मल्टीपल करना होगा। ओके, रिएक्शंस को बैलेंस करें। अब यहाँ पे आप कोई भी रिएक्शन दे सकते हैं। रिएक्शंस लेते हैं हम लोग, कौन सा रिएक्शन लेंगे? रिएक्शन देखते जानने की कोशिश करते, एरोमेटिक एलिफेटिक दोनों लेते। यहाँ पे C2H5NH2 ले लेते हैं, प्लस यहाँ पे CHI3 ले लेते हैं, और फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड गिव्स आउट, इसको इरेज करते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। ओके, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यह आपका अल्कोहलिक होना चाहिए। सेम चीज ऊपर क्या बनेगा? C2H5NC, एथिल आइसोसाइनाइड या एथिल कार्बिल-एमीन, इसे क्या नाम देंगे? एथिल कार्बिल-एमीन। ओके, और प्लस बाई प्रोडक्ट आपके पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड वाटर H2O। बैलेंस कर दीजिए रिएक्शन को, जैसे ऊपर है वैसे ही रिएक्शन को यहाँ बैलेंस कर दीजिए। यहाँ पे अगर हम लेते हैं कोई भी कंपाउंड, बेंजीन का लेते हैं इस तरीके से, और NH2 लेते हैं और इसका रिएक्शंस करा देते हैं CHI3 और प्लस KOH के साथ में रिएक्शंस करा देते हैं अल्कोहलिक, सेम कंडीशन, तो क्या बनेगा? बेंजीन, और बेंजीन के साथ में आपका MC आइसोसाइनाइड बन गया, फेनिल कार्बिल आइसोसाइनाइड। ओके, और प्लस बाई प्रोडक्ट आपके पास सेम चीज KCl और प्लस H2O। ठीक, 3 से मल्टीपल कर दीजिए, 3 से मल्टीपल कर दीजिए, इसको भी आप 3 से मल्टीपल कर दीजिए, रिएक्शन आपका बैलेंस हो जाएगा। तो आपने क्या देखा? ये कार्बिल-एमीन टेस्ट भी दे रहा है जैसा कि आपके क्लोरोफॉर्म में दिया था।
जब ये रिएक्शंस हम लोग पढ़ लेते हैं उसके बाद हमारे पास रिएक्शन आता है डीहैलोजिनेशंस। डीहैलोजिनेशंस क्या होता है इसके बारे में समझिए। डीहैलोजिनेशंस दे करके ये क्या बनाएगा। ओके, इरेज कर दे। डीहैलोजिनेशन, डीहैलोजिनेशन पहले भी मैंने आप लोगों को समझाया व्हाट डू यू मीन अबाउट डी वर्ड्स। डीहैलोजिनेशन, डीहैलोजिनेशन या डिहाइड्रेशन इसका मतलब समझाया था। डीहैलोजिनेशन हैलोजन, रिमूवल ऑफ हैलोजन, हैलोजन का रिमूव होना। और यहाँ पे जो हमारे पास हैलोजन एटम्स है वो आयोडीन है। आयोडीन का एलिमिनेशन हो जाना है, रिमूवल हो जाना है। किसके द्वारा होगा, कौन से रिएक्शंस देंगे जब होगा। When iodoform is treated with silver powder to form acetylene by liberating iodine from iodoform, like क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म भी ऐसा रिएक्शन देता था। क्लोरोफॉर्म का भी जब रिएक्शन हम किसके साथ में, सिल्वर पाउडर के साथ में करते थे, तो वहां पे भी सिल्वर के द्वारा, सिल्वर क्या करता, सॉरी वहां पे क्लोरीन का लाइब्रेशन हो जाता था, यहाँ पे आयोडीन का लाइब्रेशन हो जाएगा। जैसे आयोडीन का लाइब्रेशन हो जाएगा, दो मॉलिक्यूल्स आपके इंटरकनेक्टेड हो करके क्या बनाएगा, एसिटिलीन का फॉर्मेशन करेगा। रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन दिस रिएक्शन व्हेन iodoform treated with silver powder, ओके। दोनों तरफ से हम रिएक्शन को ले लेते हैं। दोनों तरफ से रिएक्शन लेकर के हम जानते हैं किस तरीके से, Ag सिल्वर पाउडर प्लस यहाँ पे I3CH इस तरीके से लेते और ऐसे हम एलिमिनेट कर देते। ओके, सिल्वर पाउडर हीट कर देते, क्या बनेगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एसिटिलीन बन गया और बाई प्रोडक्ट AgI। ओके, सिल्वर आयोडाइड, क्योंकि 6 सिल्वर आयोडाइड है, 6 से मल्टीपल कर दीजिए, इसको भी 6 से मल्टीपल। ये आपका रिएक्शन है, ठीक। अब आपने देखा जैसा क्लोरोफॉर्म रिएक्शंस देता है वैसा ही आपके आयोडोफॉर्म भी रिएक्शंस देता है, लेकिन एक रिएक्शंस आपका डिफरेंट होता है। और वो रिएक्शन नहीं, एक स्टेटमेंट हम देते हैं, खाली कभी भी आ जाए तो आपको सिर्फ बताना होगा कि हाँ यहाँ पे कैसे डिफरेंशिएट होते हैं। तो मैं एक चीज बोल देता हूँ यहाँ पे, आयोडोफॉर्म when treated with silver nitrate AgNO3 to give silver iodide as a yellow, ना इस तरह से ना लिखिए, गिव येलो PPT of silver iodide while chloroform does not give reaction with silver nitrate. Okay, okay, this is the main difference. This is the main difference in chemical properties of क्लोरोफॉर्म एंड आयोडोफॉर्म। ओके, आपसे अगर पूछा जाए तो हिंदी में इसको ऐसे लिखेंगे, जब आयोडोफॉर्म का ट्रीटमेंट हम सिल्वर नाइट्रेट से करते हैं तो वो एक एलो प्रेसिपिटेट अवक्षेप देता है सिल्वर आयोडाइड का, जबकि क्लोरोफॉर्म सिल्वर नाइट्रेट के साथ में रिएक्शन नहीं देता। यही मेन रीजन है दोनों के केमिकल प्रॉपर्टीज की भिन्नता का, यही कारण है। ओके, बस बाकी और कोई केमिकल प्रॉपर्टी में कहीं भी दिक्कत नहीं है। आपने देखा सब एक जैसे देखते हैं। और एक जगह स्टेबिलिटी में पढ़ा था कि आयोडोफॉर्म आपका अनस्टेबल है,
देन आपके क्लोरोफॉर्म, इस बारे में जाना था हम लोगों ने, ठीक है। वो स्टेबिलिटी कम होने की वजह से, का मतलब रिएक्टिविटी ज़्यादा होना, इसी वजह से सिल्वर नाइट्रेट के साथ में यहाँ रिएक्शन देता है, जबकि क्लोरोफॉर्म की स्टेबिलिटी ज़्यादा है, वो इसके साथ में रिएक्शन नहीं दे पाता है। यही दोनों में मेन रीज़न है। जब हम इस चीज़ को पढ़ लेते तो हम लोग पढ़ते यूजेस ऑफ आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म का यूज़ कहाँ पे करेंगे और कैसे करेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन पॉइंट है, इस बारे में आपको जानना चाहिए आइडोफॉर्म कैसे रिएक्ट करते हैं। यूजेस इसमें एक दो पॉइंट लिखेंगे। इट इज यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक फॉर वुंड्स, फॉर ड्रेसिंग द वुंड्स। इट is used as an antiseptic, ओके, एंटीसेप्टिक की तरह इसको यूज किया जाता है। फॉर ड्रेसिंग वुंड, फॉर ड्रेसिंग वुंड्स, घाव को धोने के काम आता है आयोडीन का, क्योंकि ये एक एंटीसेप्टिक की तरीके से यूज होता है। इसका एंटीसेप्टिक होने का रीजन क्या होता है, आयोडीन लाइब्रेट करने। दिस इज ड्यू टू, यहाँ पे लिख सकते हैं, दिस इज ड्यू टू लाइब्रेशन ऑफ आयोडीन। किस वजह से, आयोडीन को लाइब्रेट करने की वजह से, क्योंकि आपने पढ़ा था कि इसका डिकम्पोजिशन टेम्परेचर पे हो जाता है, एयर पे हो जाता है, मॉइस्चर पे हो जाता है, और ये आयोडीन वेपर को लाइब्रेट करता है। यही रीजन होता है कि ये एंटीसेप्टिक का काम करता है। सिर्फ आयोडीन की वजह से होता है, ना कि आइडोफॉर्म की वजह से होता है। आइडोफॉर्म आयोडीन लाइब्रेट करता है, वही आयोडीन आपका क्या करता है कि एंटीसेप्टिक का वर्क करता है। ये चीज जानना पड़ेगा। ड्रेसिंग वुंड्स का मतलब घाव को धोने के लिए होता है, ये चीज आप जान रखें, ठीक है। ये होता है, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सर्टेन फार्मास्यूटिकल। नेक्स्ट इज, इट इज यूज्ड इन सर्टेन फार्मास्यूटिकल जहां मेडिसिन वगैरह बनता है वहां पे इसका यूज होता है, ठीक है। तो मैन्युफैक्चर ऑफ मेडिसिन आप कह सकते हैं, इट इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ मेडिसिन इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, ओके। इस तरीके से आप इसको बोल सकते हैं। तो हमने क्या देखा, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी और यूजेस हमने पढ़ लिया। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, ओके। थैंक यू। अगर कोई भी आवाज वॉइस नहीं आ रहा है, कोई भी चीज समझ नहीं पा रहे, या बहुत अच्छा आपको नहीं वीडियो में जैसे क्लियरिटी नहीं है, या वॉइस की क्लियरिटी हो, तो आप जरा कमेंट्स बॉक्स में जाकर के जब भी आप यूट्यूब खोलते तो कमेंट्स बॉक्स जरूर खोलिएगा और अपनी शिकायत वहां पे दर्ज कराइएगा। मैं इंडिविजुअली देख लूंगा कि क्या चीज होता है, किस बच्चे की क्या परेशानी है, वो भी मुझे समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन वहां कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स पे इतना कोशिश करिएगा, अच्छा लगेगा, उससे हम इम्प्रूव भी कर पाएंगे, ओके। थैंक यू।